हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं टीम एफएमसी की महासंग्राम सीरीज़ का भाग 3। इसके पहले के 2 भाग चैनल पे अपलोड हैं और आपको एफएमसी कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तुम लोग इस दुनिया के सबसे बड़े रक्षक हो, ब्रह्मांड रक्षकों। लेकिन अब जो शक्ति मेरे पास है उसके आगे कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। अब इस दुनिया का नया स्वामी मैं बनूंगा। अब या तो तुम लोग मुझे ईश्वर मान लो, अन्यथा मैं पूरी पृथ्वी के साथ साथ तुम्हारा भी सर्वनाश कर दूंगा। और इसी के साथ समाप्त हो जाएगा सदियों से पृथ्वी पर चला आ रहा पाप और पुण्य के बीच का ये महासंग्राम। पूर्व सार। पिछले 2 अंकों महासंग्राम 1 और महासंग्राम 2 में हमने पढ़ा, नागपाशा और गुरुदेव नागराज को मारने के लिए एक रोबोटिक हत्यारे एक्सेल को भेजते हैं, पर नागराज और बाकी ब्रह्मांड रक्षक मिलकर उसे हरा देते हैं। अपनी असफलता पर खींचकर दोनों त्रिफना जैसी किसी बड़ी शक्ति को प्राप्त करने के लिए नागद्वीप जाते हैं, और वहां उनकी मुलाकात राक्षसराज चंडकाल से होती है, जो किसी तरह से स्वर्ण नगरी से आज़ाद हो गया था। तीनों मिलकर महात्मा कालदूत की गुफा से अमर स्फटिक को चुरा लेते हैं, और चंडकाल नागपाशा और गुरुदेव को धोखा देकर अमर स्फटिक की शक्ति को हासिल कर लेता है। इधर कालदूत चंडकाल के बनाए राक्षस प्राणी राक्षसोर का पीछा करते करते राजनगर में आ जाता है। ध्रुव और इंस्पेक्टर स्टील की मदद से वह राक्षसोर को खत्म कर देता है। महात्मा कालदूत को किसी बड़े खतरे का आभास हो जाता है और उनके कहने पर नागराज और ध्रुव नागद्वीप पहुंचते हैं, जहाँ विसर्पी सहित सभी इच्छाधारी नाग चंडकाल के गुलाम बन चुके थे। और विसर्पी चंडकाल को नागद्वीप का सम्राट घोषित कर देती है। अमर स्फटिक की शक्ति और राजज्ञा में बनकर महात्मा कालदूत भी नागराज और ध्रुव के खिलाफ हो जाते हैं। ध्रुव की सूझबूझ और अपनी शक्ति से नागराज कालदूत को बेबस कर देता है, पर अमर स्फटिक धारक चंडकाल के आदेश पर नागराज के इच्छाधारी दोस्त भी उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। दो तरफा इस घमासान में नागराज शक्तिहीन हो जाता है, पर तभी एक आयाम द्वार खुलता है और धनंजय दोनों को अपने साथ ले जाता है। यह देख चंडकाल खींच उठता है। पाप तरंगों के इस तरह वातावरण फैलने से तमराज किल्विश उन पाप तरंगों का पीछा करते हुए चंडकाल तक पहुंच जाता है। इधर बाबा गोरखनाथ स्वर्णगिरी में आकर नागराज और ध्रुव को सभी ब्रह्मांड रक्षकों को एकजुट करने तथा एक बड़े महासंग्राम के होने का संकेत देते हैं। अब आगे। सांता क्रूज एयरपोर्ट, मुंबई। देश का सबसे बड़ा और व्यस्त एयरपोर्ट, जिसके आकाश पर हमेशा विमानों का आना जाना लगा रहता है। उसी सांता क्रूज एयरपोर्ट के आसमान पर इट्स एन इमरजेंसी, प्लीज़ ध्यान दिया जाए। फ्लाइट नंबर 675 में कुछ तकनीकी खराबी के कारण दोनों इंजन जाम हो चुके हैं। फ्लाइट के दोनों पायलटों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। प्लेन में केवल अगले आधे घंटे की उड़ान भर के लिए ईंधन बचा है। अगर अगले आधे घंटे के अंदर हम लैंड नहीं कर पाए तो सभी यात्रियों की जान को खतरा हो सकता है। हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी को इन्फॉर्म तो कर दिया है, लेकिन हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा। अब यात्रियों में भी डर और बेचैनी बढ़ रही है। पायलट दल अपने प्लेन और यात्रियों को लेकर परेशान था। फ्लाइट के यात्रियों के बीच घोषणा हुई, अटेंशन प्लीज़। इस प्लेन के 2 इंजन तकनीकी रूप से जाम हो जाने के कारण हमें प्लेन को नीचे उतारने में थोड़ी असुविधा हो सकती है। आप सभी यात्रियों से निवेदन है कि अपनी अपनी सीट बेल्टें बांधे रखें व अपना धैर्य बनाए रखें। हे भगवान, मदद कर। लगता है आज हम सब मरने वाले हैं। हे भगवान, हम सबकी रक्षा करना। यात्रियों में घबराहट फैल रही थी। प्लेन में ज़्यादा फ्यूल भी नहीं बचा है। हमने सेना से मदद मांगी है ताकि प्लेन से यात्रियों को निकाला जा सके, लेकिन लगता है कि मदद आने में समय लगेगा। फ्लाइट के 2 इंजन बंद होने से सारा जोर अब बचे हुए 2 इंजन पर पड़ रहा है। यदि यही स्थिति रही तो जल्द ही प्लेन अपना संतुलन खोकर नीचे गिर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो सारे यात्री मारे जा सकते हैं और हमारे पास इस दुर्घटना को रोक पाने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन एक मिनट, ये मैं क्या देख रहा हूँ। कोई इंसानी आकृति बड़ी तेज़ी से प्लेन की तरफ बढ़ रही है, जो हवा के एक तेज़ झोंके की तरह दिख रही है। ये क्या चीज़ हो सकती है। मुंबई पर कोई संकट हो तो यहाँ पर केवल 2 ही शख्स हैं जो इस संकट से निपट सकते हैं। एक तो है रात का रक्षक डोगा, दूसरा है शक्तिमान, विश्व का सबसे शक्तिशाली इंसान, जिसकी दृष्टि से विश्व में कहीं भी कोई भी घटना नहीं छिपी होती। 139 यात्रियों के साथ वह प्लेन जिसके 2 इंजन जाम हो चुके हैं, जो कभी भी गिर सकता है। पर अब ना ये प्लेन गिरेगा और ना ही इसमें मौजूद किसी यात्री को कोई नुकसान होगा, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ। शू। वो रहा प्लेन, जिसके यात्रियों पर मौत का खतरा मंडरा रहा है। प्लेन अपना संतुलन खो चुका है, लेकिन मैं इसे नीचे नहीं गिरने दूंगा। चालक दल के लिए यह महान आश्चर्य के पल थे। ये क्या, ऐसा लगता है कि गिरता हुआ प्लेन एक झटके से स्थिर चाल से नीचे जा रहा है। अब प्लेन शक्तिमान के शक्तिशाली हाथों में था। बस कुछ पल और। ईश्वर का धन्यवाद है कि मेरा प्रयास सफल रहा। प्लेन सफलतापूर्वक लैंड हो गया और उसके बाद मैं इस प्लेन को सही सलामत रनवे पर उतार लूंगा।
जल्दी सारे यात्रियों को सुरक्षित प्लेन के बाहर निकाल लिया गया। थैंक शक्तिमान, यह सब तुम्हारे कारण संभव हुआ है। अगर आज तुम नहीं होते तो ये प्लेन और सारे यात्री नहीं बच पाते। मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से देश का प्लेन और सभी यात्रियों की जान बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ शक्तिमान। धन्यवाद की ज़रूरत नहीं है मित्र। शक्तिमान का तो जन्म ही मानवता की सेवा के लिए हुआ है। जब भी कहीं मानवता पर संकट आएगा तो उसको दूर करने के लिए शक्तिमान अवश्य आएगा। यह शक्तिमान का वादा है। खैर, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि मुझे कहीं और भी पहुंचना है। प्लेन को बचाने के चक्कर में मैं लेट हो गया हूँ और अब मुझे जल्दी से जल्दी गंगाधर बनकर आज की आवाज़ के ऑफिस पहुंचना होगा, जहां मेरा इंतज़ार कर रही होगी आज की आवाज़ की तेज तर्रार पत्रकार गीता विश्वास। आइए आइए श्रीमान गंगाधर, विद्याधर, मायाधर, ओंकारनाथ शास्त्री महोदय। कदाचित आप तनिक विलंब से कार्यालय आ रहे हैं। वो क्या है ना देवी जी, आज अचानक से हम जब सवेरे उठे तो भाई का दूरभाष पर संदेश प्राप्त हुआ कि गांव में हमारी परम प्रिय भैंस खो गई है। अब हमने आओ देखा ना ताओ बस निकल पड़े भैंस की खोज में तो। रहने दो गंगाधर। मुझे पता है कि तुम भैंस की खोज में नहीं बल्कि सांता क्रूज में किसी प्लेन को बचाने गए थे। अ, आपको पता है देवी जी? आपको कैसे पता है? अरे गंगाधर, अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है और अब सारी खबरें टीवी पर आने से पहले ही अब स्मार्टफोन पर आ जाती हैं। तुम्हारे प्लेन को बचाने की खबर इस समय सभी जगह छाई हुई है और इसलिए मैं तुम्हारी भैंस वाली बकवास पर यकीन नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे पता है कि गंगाधर और शक्तिमान दोनों एक ही आदमी हैं। गंगाधर कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो चौंक पड़ा। हमें जाना होगा देवी जी। हमें महागुरु का मानसिक संदेश प्राप्त हो रहा है और गुरुदेव की आज्ञा है कि हम तुरंत उनके समक्ष प्रस्तुत हो। जाओ गंगाधर, ज़रूर कोई बड़ी बात है। गीता से विदा लेकर गंगाधर अलग हुआ और अगले ही पल तूफान की तेजी से लहरा उठा। पर आज उसकी मंजिल शहर का कोई इलाका नहीं बल्कि शहर से हज़ारों किलोमीटर दूर हिमालय का इलाका था। वो इलाका जहाँ सूर्यवंशी समुदाय निवास करता है। सूर्यवंशी समुदाय शक्तिमान को देखकर हर्षित हो उठा। शक्तिमान, हमारा मित्र शक्तिमान, हमारा शक्तिमान आ गया। कुछ ही देर बाद शक्तिमान महागुरु के समक्ष उपस्थित था। प्रणाम गुरुश्रेष्ठ। आयुष्मान भव वत्स। आओ, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। आज्ञा कीजिए गुरुदेव। वत्स, ये तो तुम्हें ज्ञात ही है कि सूर्यवंशी समुदाय प्रत्येक वर्ष संपूर्ण विश्व और मानवता की भलाई के लिए का अनुष्ठान करता है, जिसमें हम सूर्य देव की आराधना एवं संपूर्ण जगत की रक्षा हेतु प्रार्थना करते हैं। आज पूजा का शुभ मुहूर्त है, परंतु इस वर्ष मैं इस पूजा को संपन्न कराने हेतु तुम्हें मनोनीत कर रहा हूँ वत्स। इसलिए इस बार पूजा वेदी पर तुम बैठोगे। ये तो मेरे लिए अत्यंत ही सम्मान की बात है गुरुदेव। आपकी आज्ञा का यथाशक्ति पा, पालन करना ही मेरा धर्म है गुरुश्रेष्ठ। तो फिर आओ वत्स, सारा प्रबंध हो चुका है और मुहूर्त निकला जा रहा है। हमें पूजा स्थल के लिए चलना चाहिए। आसन ग्रहण करो वत्स। चूंकि ये एक अत्यंत ही गुप्त और अनेक अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण क्रियाकलापों द्वारा संपन्न होने वाला यज्ञ है, अतः इस यज्ञ में हम केवल 3 व्यक्ति अर्थात पूजा करने वाला और पूजा कराने वाले ही इसमें उपस्थित रहेंगे। पूजा का श्री गणेश करो वत्स, आहुति दो। जो आज्ञा गुरुवर। ओम अग्ने नमः। विश्व के कल्याण के लिए एक और सूर्यांशी समुदाय पूजा अर्चना में सम्मिलित था और तो दूसरी ओर पाप और अंधेरा आपस में मिलकर दुनिया को नरक बनाने की तैयारी में जुटे थे। मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिल जाएं चंडकाल, क्योंकि हम दोनों का उद्देश्य एक ही है और मार्ग भी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। तुम राक्षसों के आखिरी वंशज हो, सैकड़ों राक्षसी शक्तियों के स्वामी। फिर तुम इन देवों के चंगुल में इतने साल कैसे कैद रहे? तुम्हें नहीं पता किलविश कि राक्षस जाति के साथ हमेशा छल हुआ है। सतयुग से लेकर कलयुग तक राक्षस जाति सर्वसंपन्न होने के बाद भी हमेशा धोखे की शिकार रही और इसमें सबसे बड़ा हाथ देवताओं के साथ मानवों का रहा। मेरे साथ भी यही हुआ है। मैं भी अपनी राक्षसी और तांत्रिक शक्तियों से मानवों पर राज कर सकता था, लेकिन एक मानव नहीं न केवल मेरे इरादों पर पानी फेर दिया बल्कि मुझे देवों की नगरी में भी कैद करवा दिया। उसे तो अब मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तुम किसी की बात कर रहे थे जो शायद सभी ब्रह्मांड रक्षकों से अधिक शक्तिशाली है। कौन है वो? वो सत्य और न्याय का रक्षक है, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली मनुष्य और साथ मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। और उसका नाम है शक्तिमान। शक्तिमान, जिसे विश्व का सबसे शक्तिशाली इंसान भी कहा जाता है, जो हमेशा अंधेरे और बुराई के खिलाफ लड़ता आया है। एक ऐसा इंसान जो अपनी अद्भुत शक्तियों के बल पर मेरे और मेरे अनुयायियों के खिलाफ आज कई वर्षों से युद्ध का बिगुल बजाए हुए है। कभी वो मायावी शक्तियों के धारक कपाला को परास्त करता है, तो कभी आधुनिक विज्ञान के नमूने इलेक्ट्रिक मैन को खत्म करता है। कभी वो सैकड़ों साल पुरानी काली शक्ति काकोधर को समाप्त करता है, तो कभी मेरे शक्तिशाली सेवकों को खत्म कर देता है। और मैं चाहकर भी उसका कुछ अहित नहीं कर पाता, क्योंकि उसके साथ साथ पूरा सूर्यवंशी समुदाय खड़ा है। इसका मतलब वो इन सभी ब्रह्मांड रक्षकों से
सचमुच अधिक शक्तिशाली है और उसे मारने के लिए तुम्हें मेरी ज़रूरत है? हाँ चंडकाल, अगर हम साथ मिल जाएं तो हम पूरी पृथ्वी तो क्या, संपूर्ण ब्रह्मांड पर कब्जा कर सकेंगे। तुम्हारी राक्षसी शक्तियों के साथ मेरी काली शक्तियां मिलकर राक्षस राज भी स्थापित कर सकती हैं और अंधेरे का साम्राज्य भी। बात तो सही है तमराज, लेकिन इसके लिए हमें योजना बनानी होगी। मेरे पास एक योजना है चंडकाल। तुम शक्तिमान को मारने में मेरी सहायता करो और बदले में मैं सुपर कमांडो ध्रुव के साथ बाकी ब्रह्मांड रक्षकों को मारने में तुम्हारा साथ दूंगा। और उसके लिए मैं अपनी काली शक्तियाँ तुम्हारी राक्षसी शक्तियों के साथ मिला रहा हूँ और तुम्हें दे रहा हूँ मत हरी शक्ति, जो कभी मैंने कष्टक को दी थी। ये सभी मानवों पर असर करेगी सिवाय नागों को छोड़कर। और नाग जाति पहले से ही अमर स्फटिक के कारण तुम्हारे प्रभाव में। अब आओ चंडकाल, पृथ्वी और ब्रह्मांड का राज हमारी राह देख रहे हैं। राक्षसी और काली शक्तियां एकजुट हो चुकी थी और सत्य की शक्तियां भी एकजुट होने की तैयारी में लगी थी। हमें अब वापस पृथ्वी पर जाना होगा मित्र धनंजय, क्योंकि अब मैं अपने आप को एकदम सही और पहले की भांति स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। लेकिन नागराज, तुम्हारे चमत्कारी और शक्तिशाली नाग मित्र तुम्हारा साथ छोड़कर जा चुके हैं। तुम कमज़ोर हो चुके हो। हाँ नागराज, इस कमज़ोर हालत में तुम चंडकाल का सामना कैसे करोगे? माना कि आज मेरे पास मेरे शक्तिशाली नाग मित्र नहीं है। माना कि आज मेरे पास केवल मेरी नाग सेना और मेरी शारीरिक शक्ति के साथ मेरी इच्छा शक्ति ही है। लेकिन चंडकाल का सामना करने और पूरी दुनिया पर उसका राक्षस राज स्थापित करने के सपने को तोड़ने के लिए मेरा हौसला ही बहुत है। क्योंकि मैं नागराज हूँ, सर्प सम्राट नागराज, विश्व रक्षक और आतंकवाद का दुश्मन, और एक राक्षस से हार मानकर पूरी दुनिया को उसके हवाले नहीं छोड़ सकता। इसलिए तुम हमें महानगर वापस पहुंचा दो धनंजय, क्योंकि हमें चंडकाल का सामना करने के लिए जाना ही होगा। क्षमा चाहता हूँ नागराज, अभी मेरे लिए ये संभव नहीं है। नागदीप से आयमदार बनाकर तुम्हें और ध्रुव को लाने में मैं अपनी स्वर्ण ऊर्जा का एक बड़ा भाग खर्च कर चुका हूँ। इसलिए अभी आयाम द्वार बना पाना मेरे लिए संभव नहीं है। हाँ, मैं किसी यान से तुम दोनों को समुद्र तट पर छोड़ सकता हूँ। नहीं धनंजय, अभी तुम्हारा स्वर्ण नगरी को छोड़कर जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि चंडकाल का कोई भरोसा नहीं। वो स्वर्ण नगरी पर भी हमला कर सकता है और उस समय तुम्हारा यहाँ रहना ज़रूरी है। हम लोग चले जाएंगे। आओ ध्रुव, मैं सर्प नौका बनाता हूँ जो हमें महानगर पहुँचा देगी। मेरे पास एक और वाहन है जो हमें कुछ ही मिनटों में महानगर पहुँचा देगा। और फिर, वाह ध्रुव, मान गए तुम्हारे दिमाग को। सर्प रस्सी पर तो हमेशा यात्रा करता हूँ, लेकिन आज पहली बार डॉल्फिन की सवारी कर रहा हूँ। तुम्हारी सर्प नौका जिस दूरी को 1 घंटे में तय करेगी, ये डॉल्फिन उसे मिनटों में तय कर लेंगी नागराज। वो देखो, महानगर का समुद्र तट दिखने भी लगा है जल्दी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। नागराज और ध्रुव ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर पहुंच चुके थे। नागराज, किस किस को बुलाना चाहते हो? इस बार समस्या बहुत बड़ी है ध्रुव, और इसलिए हम सबको मिलकर इस समस्या से लड़ना होगा। इसलिए सभी दोस्तों को बुलाओ। सभी को, यानी वंडरमैन परमाणु, नारी शक्ति की प्रतीक शक्ति, फर्ज की मशीन इंस्पेक्टर स्टील, देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा, जिंदा मुर्दा एंथनी और मुंबई के रक्षक डोगा को भी। सभी ब्रह्मांड रक्षकों को इस समस्या के बारे में बताओ और उन्हें जल्दी से जल्दी ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर आने के लिए सूचित करो ध्रुव। परमाणु, ब्रह्मांड रक्षक दल का एक शक्तिशाली सदस्य जिसे दिल्ली की छत के नाम से भी जाना जाता है। परमाणु क्विक, जल्दी करो। खतरनाक विस्फोटक से लदी एक वैन दिल्ली के महरौली के रास्ते में जाती दिख रही है। मैं तैयार हूँ प्रबोट। अगर ये विस्फोटक फटे तो दिल्ली में भारी तबाही मचा सकते हैं। निश्चिंत रहो प्रबोट। प्रबोट, परमाणु की दिल्ली में तबाही मचना इतना आसान नहीं है। जल्दी ही परमाणु वैन तक जा पहुंचा। विस्फोटकों से लदी वैन मेरे सामने ही जा रही है प्रबोट। परमाणु, मेरे यंत्र वैन से भरी मात्रा में बारूद को पकड़ रहे हैं। वैन को हर हाल में रोको, वरना तबाही मच सकती है। सबसे पहले तो इस वैन को रोकना होगा, और यह काम मेरी परमाणु रस्सी आसानी से कर सकती है। और उसके बाद, ओह, वैन में सवार बदमाश मुझ पर गोलियां चला रहे हैं, पर शायद इन्हें नहीं मालूम कि ठाए ठाए। परमाणु गोलियों से आराम से बच सकता है, लेकिन अब ये मुझसे नहीं बच सकेंगे। परमाणु के सदे हुए वारों से बदमाशों के होश उड़ गए। अब मुझे देखना होगा कि इस वैन में बारूद कहाँ। परमाणु बचाओ। तिरंगा, तुम अचानक झुक जाओ। परमाणु, नीचे झुक जाओ। वैन में बारूद के साथ साथ टाइम बम भी लगा हुआ है, जो अब किसी भी वक्त फट सकता है, और जिसे मैं अपनी थर्ड आई से देख चुका हूँ। पड़ा! हे भगवान, अगर मैं उस वैन के पास रहता तो मैं भी इस विस्फोट की चपेट में आकर घायल हो सकता था। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया तिरंगा, लेकिन वैन में हुए विस्फोट से उसमें आग लग गई है, और अब वो आग तेजी से बढ़ रही है। हाँ, अगर इस आग को जल्दी काबू न किया गया तो ये आग आसपास की इमारतों को अपनी जद में ले सकती है। ये आग अब आगे नहीं बढ़ेगी परमाणु और तिरंगा, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ। आग अब आगे नहीं बढ़ पाएगी शक्ति, क्योंकि मैं इस आग को अपने शरीर में मौजूद अपने अग्नि रूप में समाहित कर लूँगी। मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ शक्ति, अपनी परमाणु शक्ति से एक एटम वैक्यूम बनाकर, जिससे इस आग को जलने के लिए ऑक्सीजन न मिल पाए। परमाणु और शक्ति के सम्मिलित प्रयासों से आग बुझने लगी। जल्दी स्थिति काबू में थी।
शुक्रिया तिरंगा और शक्ति। अगर आज तुम दोनों वक्त पर नहीं आते तो मैं अकेला उस घटना को नहीं संभाल पाता। शुक्रिया की कोई बात नहीं परमाणु। दिल्ली की रक्षा करना हम सभी का फर्ज है। एक मिनट रुको तिरंगा। ब्रह्मांड रक्षक फ्रिक्वेंसी पर कोई मैसेज फ्लैश हो रहा है। परमाणु तिरंगा और शक्ति में ध्रुव बोल रहा हूँ। पृथ्वी पर एक अत्यंत ही भारी खतरा मंडरा रहा है जिसके लिए मैं और नागराज तुम तीनों को महानगर ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर में मिलना चाहते हैं। ध्रुव की आवाज़ चिंतित लग रही थी परमाणु। हाँ, ध्रुव किसी खतरे की बात कर रहा था। तो चलो हमें महानगर चलना चाहिए। परमाणु तिरंगा और शक्ति तीनों ही महानगर ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर के लिए रवाना हो गए। अब बारी थी एक और ब्रह्मांड रक्षक की, जिसे कहने वाले रात का रक्षक भी कहते हैं और मुंबई का बाप भी। डोगा ब्रह्मांड रक्षक दल का एक और सदस्य। पिछले कुछ दिनों से घाटकोपर इलाके में ड्रग्स के कई केस आए जिनमें पुलिस भी अपराधियों को पकड़ने में असफल रही है, लेकिन डोगा असफल नहीं रहेगा। वुफ वुफ पौ। कमान ब्रूनो, मैं जानता हूं कि तू कोई काम की खबर लेकर ही आया है। बता दोस्त क्या बात है। कुत्ते और डोगा के बीच काफ़ी देर तक गुर्राहट होती रही। डोगा गटर से बात और फिर, शाबाश ब्रूनो, तूने बहुत बढ़िया काम किया। अपराध और आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में मेरे सबसे बढ़िया था मेरे तुम जैसा कुत्ता मित्र ही है। अब आओ, जिस ट्रक की खबर तुमने दी है वो आने ही वाला होगा, और तुम्हारी खबर के मुताबिक उसमें करोड़ों रुपए के ड्रग्स लदे हैं जिसकी चपेट में मुंबई आए ये मुझे मंजूर नहीं। हा हा हा। सबसे सेफ धंधा ड्रग्स का ये लोटिया। पैसे देकर पुलिस को खरीद लो और फिर ड्रग्स लेकर मुंबई में ऊंचे दामों में बेचकर अच्छे पैसे कमाओ, और फिर उन पैसों से ऐश की ज़िंदगी जियो। लेकिन तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजने लगे? क्या बात है? सामने देख कुंडे, आगे कोई 20 सड़क पर खड़ा है। सामने देख, वो डोगा रात का रक्षक। डोगा जिसे मुंबई का बाप भी कहा जाता है। डोगा के जबड़े बुरी तरह भिजे हुए थे और मुंह से शब्द नहीं बल्कि अंगारे निकल रहे थे। हाँ हाँ, मैं मुंबई का बाप हूँ, और बाप के सामने अगर उसके बच्चे को कोई परेशान करे तो बाप उसकी बजा देता है। और तुमने तो मेरी मुंबई के शरीफ पर घाव लगाने की जरूरत की है, ड्रग्स के घाव। और इस अपराध की डोगा के कानून में एक ही सज़ा है, और वो सज़ा है सज़ाए मौत। डोगा चाहता तो पूरी मैगजीन खाली कर सकता था, लेकिन डोगा ने सिर्फ एक गोली चलाई, और उस एक गोली ने ट्रक के डीजल टैंक के परखच्चे उड़ाकर मौत का ऐसा तांडव मचाया कि देखने वाले की सांसें थम जाए। फड़ाम। डोगा से डरते हो और फिर भी गलत काम करते हो। या तो डरना छोड़ दो या गलत काम करना छोड़ दो, क्योंकि डोगा पुलिस की तरह रिश्वत लेकर जाने नहीं देगा, बल्कि तुम्हारी आत्माएं निकालकर यमराज के हवाले कर देगा। अब मेरे वापस जिम लौटने का समय हो चला है। डोगा वापस बढ़ चला। तभी ब्रह्मांड रक्षक फ्रिक्वेंसी पर मैसेज गूंज उठा। डोगा, मैं ध्रुव बोल रहा हूँ। पृथ्वी पर एक अत्यंत ही भारी खतरा मंडरा रहा है जिसके लिए मैं और नागराज तुम्हें महानगर ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर में मिलना चाहते हैं। ये मैसेज परमाणु तिरंगा और शक्ति को भी दिया जा चुका है और वो भी पहुंच रहे हैं। ध्रुव का मैसेज, यानी खतरा बढ़ा है। महानगर मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है। उम्मीद है कि मैं समय रहते ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर पहुंच जाऊंगा। डोगा रवाना हो चुका था। रूपनगर का कब्रिस्तान। कहते हैं यही एक कब्र में एक ऐसा भी मुर्दा दफन है जिसकी कब्र पर जब जब प्रिंस नाम का कौवा करकशाता है, काव काव, तब तब कब्र फाड़ कर बाहर आ जाता है वह जिंदा मुर्दा जिसे दुनिया कहती है एंथनी गोन्साल्विस, जिसे प्रिंस की करकशाहट बाहर आने को मजबूर कर देती है, क्योंकि यह करकशाहट किसी पर हो रहे जुल्म को रोकने के लिए उठी होती है। सॉरी। आज भी तेरी करकशाहट सुनकर आ गया हूं मैं प्रिंस। बता क्या बात है। प्रिंस एंथोनी को बताता चला गया। विशेष, एंथोनी और प्रिंस एक दूसरे की बात अच्छी तरह समझते हैं। प्रिंस ने जो खबर दी है उसके लिए मुझे जाना होगा रूपनगर के पुराने खंडहरों में, जहाँ किसी ने घूमने आए किसी टूरिस्ट कपल को पकड़ लिया है। यू बास्टर्ड, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पहले तो तुमने हमें गाइड बनकर इन खंडहरों को घुमाने का प्रस्ताव दिया और अब हमें बंदी बना लिया। मेरा काम ही यही है लड़की। जब भी कोई टूरिस्ट यहाँ आता है तो मैं उसे गाइड बनकर इस सुनसान जगह ले आता हूँ और यहीं उसकी सारी नकदी, ज्वेलरी और पासपोर्ट, एटीएम कार्ड आदि लूट कर मार डालता हूँ। अब सबसे पहले तेरा ये साथी मरेगा और उसके बाद तेरा नंबर आएगा लड़की। नहीं, चाहे सब कुछ ले लो लेकिन हमें छोड़ दो। हम वादा करते हैं बाहर जाकर किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अफसोस, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। आज तुम दोनों को मरना ही होगा। मरना तो तुझे होगा शाका। अगर तूने इन निर्दोष टूरिस्ट कपल को नहीं छोड़ा तो एंथोनी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। था। आह। तू जो भी है, लेकिन यहाँ आकर तूने बहुत बड़ी भूल की है एंथनी, क्योंकि अब मैं तुझे भी मारकर इन्हीं टूरिस्टों के साथ ही दफन कर दूंगा। मर और दफन तो मैं बहुत पहले हो चुका हूँ शाका। अब तो चाहूँ तो भी मौत नहीं आ सकती।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं महासंग्राम भाग 3 के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।